हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। हरियाणा सरकार की सुपर 100 योजना से जुड़े छात्रों ने जेईई एडवांस 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता का नया अध्याय लिखा है। इस योजना के तहत तैयार किए गए बड़ी संख्या में छात्रों ने देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की है। ये योजना विशेष रूप से सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को आईआईटी और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। सुपर 100 का जेईई में कमाल, जेईई एडवांस में छात्रों का शानदार प्रदर्शन, सरकारी स्कूलों के छात्रों ने बनाई पहचान, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों ने बढ़ाया मान, आईआईटी का सपना हुआ साकार, सुपर 100 मॉडल की बड़ी चर्चा, हरियाणा शिक्षा क्षेत्र में बना उदाहरण। सुपर 100 योजना की शुरुआत उन छात्रों को अवसर देने के लिए की गई जो प्रतिभाशाली तो हैं, लेकिन आर्थिक संस्थानों की कमी के कारण महंगी कोचिंग नहीं कर पाते। चयनित छात्रों को आवासीय सुविधा, विशेषज्ञ शिक्षकों का मार्गदर्शन, अध्ययन सामग्री और प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी कराई जाती है। पिछले वर्षों में भी इस योजना ने जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं में उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं और इस बार भी सफलता का सिलसिला जारी रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सफल छात्रों में बड़ी संख्या ऐसे परिवारों से आती है जहां माता पिता किसान, मजदूर या छोटे व्यवसाय से जुड़े हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद इन छात्रों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक को पास किया है। यही वजह है कि सुपर 100 को अब केवल एक योजना नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का माध्यम भी माना जा रहा है। जहां एक और निजी कोचिंग संस्थानों का दबदबा देखने को मिलता है, वहीं हरियाणा का ये मॉडल सरकारी व्यवस्था के जरिए प्रतिभाओं को नई उड़ान देने का दावा कर रहा है। क्यों खास है सुपर 100 योजना? मेधावी छात्रों का विशेष चयन, निशुल्क आवास और कोचिंग सुविधा, विशेषज्ञ शिक्षकों की निगरानी, आईआईटी और मेडिकल प्रवेश पर फोकस, ग्रामीण प्रतिभाओं को मिला मंच, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को अवसर। हालांकि कुछ समय पहले इस योजना को लेकर विवाद और सवाल भी उठे थे, लेकिन जेईई एडवांस के नतीजों ने इस बार फिर सुपर 100 मॉडल को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तरह योजनाओं को निरंतर समर्थन मिलता रहा तो हरियाणा आने वाले वर्षों में देश को बड़ी संख्या में इंजीनियर और वैज्ञानिक देने वाले राज्यों में और मजबूत स्थिति बना सकता है। इन परिणामों से संदेश भी दिया गया कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर सरकारी स्कूलों के छात्र भी किसी से कम नहीं हैं। हरियाणा के सुपर 100 योजनाओं ने एक बार फिर ये साबित करने की कोशिश की है कि प्रतिभा संस्थानों की मोहताज नहीं होती। जेईई एडवांस में छात्रों की सफलता ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई उम्मीद जताई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये मॉडल आने वाले वर्षों में और बड़े परिणाम देगा? क्या हरियाणा सचमुच आईआईटीएंस की नई फैक्ट्री बनता जा रहा है और क्या दूसरे राज्य भी इस मॉडल से सीख लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा का रुख करने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। देखिए, सवाल ये कि क्या सुपर 100 सफलता का मॉडल बन गया है? सवाल ये भी कि क्या प्रदेश में प्रतिभा को सही मंच मिला है? और सवाल ये भी कि क्या सुपर 100 का विस्तार होना चाहिए? ये वो सवाल हैं जो सुपर 100 के जरिए मिली सफलता के बाद अब सामने आ रहे हैं और उठ रहे हैं और लाजमी बनते हैं। और चलिए अब इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। राजरमन दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। राय सिंह गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो से। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राजरमन जी, मैं आपके साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी। एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाए कि प्रदेश के छात्रों का चयन आईआईटी जैसे सर्वोच्च एग्जाम में होना और उसके बाद प्रतिष्ठित संस्थान से उनका पढ़ाई करना, और ऐसे बच्चे जो ग्रामीण तौर पर अपना ताल्लुक रखते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बड़ी उपलब्धि है।
अब इसके सुपर 100 के लिए देखा जाए तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी है। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं और आगे के लिए, आगे के आने वाले वर्षों में इसके लिए क्या विस्तार की कुछ योजना बनाई जा रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। दीपिका जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, मेरे सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार करता हूं और आपके सभी देखने वाले दर्शकों को नमस्कार करता हूं और अभिनंदन करता हूं। देखिए, हरियाणा के विकासशील मुख्यमंत्री उस वक्त के जो संत के रूप में हरियाणा प्रदेश की सेवा कर रहे थे, माननीय मनोहर लाल जी ने एक सपना देखा था और 2018 में इस जो ऐसे गरीब घर के बच्चे थे जो महंगी कोचिंग और कोचिंगों में नहीं जा सकते थे, इतने महंगे लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकते थे, लेकिन वो बच्चे पढ़ने में होशियार थे और बढ़िया जो स्टूडेंट थे, उन बच्चों की खोज कर माननीय मनोहर लाल जी ने उस वक्त एक योजना चलाई थी, जो जिस योजना की आज हम बात कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है कि 2018 में जब ये योजना चलाई थी, उसके बाद 2026 तक इस योजना ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है और इसमें बहुत ज्यादा योग्यता में बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं इस 2026 की बात करूं तो 2026 में 263 छात्रों ने जेईई मेंस का भाग लिया था, जिसमें से 235 छात्रों ने क्वालिफाई किया है और उन्होंने जिसका प्रतिशत जो सफलता का रहा वो तकरीबन 90% रहा है और 16 छात्र जो थे जिन्होंने 90 प्लस यानी 99 प्लस जो स्कोर किए परसेंटेज किए हैं, 35 छात्रों ने 98%, 57 छात्रों ने 97% और 85 छात्रों ने 95% जो है ये हासिल किया है। ये जब उन्होंने हासिल किया है, ये बच्चों को महंगी कोचिंग से बचाने के लिए एक योजना चलाई थी, जिस योजना के तहत जो छात्र थे वो हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल का विद्यार्थी होना चाहिए था, दूसरे के उसके 10वीं में अच्छे परसेंटेज होने चाहिए थे, तीसरा के एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता था हरियाणा का, पूरे हरियाणा से जो स्क्रीनिंग टेस्ट में बच्चे थे वो उसमें से अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे, उन बच्चों को हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग की ओर से ये सारा प्रबंध किया, ये स्कीम चलाई गई थी, जिसमें उनका रहना, खाना, हॉस्टल, कोचिंग, किताबें सब मुफ्त था। और 2025 में भी इस योजना के तहत जो छात्र थे उन्होंने 200 छात्रों ने दिया था, जिसका परसेंटेज बेहद बढ़िया रहा था। 14 से ज्यादा जो छात्र थे उन्होंने 90% स्कोर लाया था, 107 छात्रों ने क्वालिफाई किया था और 55 छात्रों ने 96 से ज्यादा स्कोर किया था। तो मनोहर लाल जी के दूरदृष्टि से जो मेधावी छात्र थे, जिनका गरीब परिवारों के बच्चे थे, जिनके माँ बाप इतनी महंगी कोचिंग नहीं ले सकते थे, उन छात्रों के भविष्य को देखते हुए उनको इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए ये माननीय मनोहर लाल जी ने उस वक्त स्कीम चलाई थी। और आज इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हरियाणा जेईई मेंस में इंजीनियरों में और डॉक्टरों में आगे फैक्ट्री बनता जा रहा है, जैसा आपकी रिपोर्ट में भी हमने देखा था। तो इस तरह से एक संत ने जो सपना देखा वो साकार होता जा रहा है और मनोहर लाल जी ने ही एक सपना, जैसे अब एक हरिहर योजना है वो देखी और अब एक पीएम श्री जो मॉडल संस्कृति स्कूल है वो 250 ज्यादा स्कूल जो है उसके अंतर्गत आते हैं। तो शिक्षा विभाग के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब से आई है उसने अमूलभूत काम किया है और अभी कुछ टाइम पहले ये घोषणा हुई है कि जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर 8,000 करोड़ रुपए का बजट उनके लिए रखा गया है, जो उनकी शिक्षा पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेहतर उनकी बेहतरी के लिए किया जाएगा। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय मनोहर लाल जी की सरकार थी और जो अब जिसको माननीय नैब सिंह सैनी जी चला रहे हैं और शिक्षा मंत्री श्री महिपाल राणा जी जो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और बढ़िया छात्रों का जो फ्यूचर है उन छात्रों के लिए एक आशा जगी है। जिस प्रकार से नौकरियों में बिना पारदर्शिता से, बिना खर्ची पर्ची नौकरी दी जा रही है और जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, जो नौकरियां भरते हैं, उनमें एक ये जिज्ञासा है कि वो अब पढ़ेंगे तो नौकरी लगेंगे और उनकी जो नौकरी है वो पारदर्शिता से और बिना खर्ची पर्ची लग रही है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। चलिए ठीक है, राय सिंह जी
सुपर 100 के बारे में आपने भी सुना होगा, अभी आप सुन रहे होंगे बीजेपी प्रवक्ता को भी, उन्होंने कहा, वो भी अब बता रहे राजरमन जी कि कितनी सफल सुपर 100 स्कीम साबित हो रही है हरियाणा में। कांग्रेस इससे कितना इत्तेफाक रखती है? क्या आप मानते हैं कि एक सफलता का नया आयाम छू रही है, या इसमें अभी आप किसी तरह की कमी या लूपहोल देखते हैं? देखिए दीपिका जी, कुछ बातें हैं जो हमें सार्थक रूप से स्वीकार करने चाहिए। वो हमारा भी फर्ज है और भाजपा के वर्तमान सरकार में बैठे सभी नेताओं का प्रवक्ता होगा। देखिए, आधारशिला क्या होती है कि जब नींव को मजबूत किया जाता है, और नींव जो है एक बड़े बिल्डिंग और बड़ी विरासत को, बड़ी व्यवस्था को संभाल सकती है। आज भाजपा के सभी तमाम उन नेताओं को, प्रवक्ताओं को, मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद करना चाहिए पंडित नेहरू जी की सोच का, इंदिरा जी की सोच का, राजीव गांधी जी जो तकनीकी ज्ञान को लेकर आए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्होंने आर्थिक मंदी में भी देश को आगे बढ़ाया कि हमने शिक्षा के स्तर को यहां पर लेकर आए। अब देखिए, उस आईआईटी को लेकर सपने जी ने समझाए। आज तो विश्व गुरु घूम रहे हैं फर्जी डिग्री लेकर, जिनके साथ कोई चेला भी नहीं है। हमें आज इस सार्थक सोच को समझना चाहिए कि देश की स्थिति क्या है। हमें जिन छात्रों की चर्चा आप कर रहे हैं, जिन मेधावी छात्रों की चर्चा आपने की है, उनके परिवारों को, उनकी मेहनत को हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि देश के भविष्य में उनकी भूमिका निर्णायक होगी। लेकिन जो बात, अगर वो मेहनत से, जिस प्रकार मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के माध्यम से मेधावी छात्रों को स्कूलों से, सहकारी स्कूलों से लिया जाता है, उसके बाद उनका चयन होता है, और चयन के बाद वो परीक्षा देते हैं। सरकार केवल एक प्रकार से उनकी आर्थिक मदद करती है। उससे पहले जो शिक्षण दिया गया है, जो प्रशिक्षण दिया गया है, आज भी 967 स्कूल हरियाणा में इन्होंने पिछले 8 वर्षों से माननीय मनोहर लाल के सपनों के बाद इन्होंने बंद किए हैं। 67% स्कूलों के अंदर माननीय मनोहर लाल के सपनों के आधार पर वहां पर अध्यापक नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, संबंधित विभाग के अध्यापक प्राध्यापक नहीं है। आज एचपीएससी के चेयरमैन क्या कहते हैं, जब एक परीक्षा पास करने के बाद नौकरी लेने जाते हैं, कि हरियाणा के अंदर, मैं नहीं कह रहा हूं, एचपीएससी के चेयरमैन कहते हैं कि हरियाणा के अंदर शिक्षण संस्थान से मेधावी छात्र पैदा करने की विश्व स्तरीय जो विश्वविद्यालय का ज्ञान है वो अधूरा है, कमजोर है। ये इनके चेयरमैन कहते हैं। अब बात है कि अगर उन मेधावी परिवार के लोगों ने, जिन्हें सपने देखे हैं, उनके परिवार के बच्चों ने इस प्रकार से आज हरियाणा का मान सम्मान बढ़ाया है, तो उसको केवल मनोहर लाल के सपने के साथ जोड़कर नहीं, हरियाणा में केवल भाजपा के आधार के नाम नहीं। मेरी पूरी बात, 7 मिनट दिया आपने बीजेपी को, मैं पूरा समझ लूंगा मैडम। सर, मैं तो रोक ही नहीं रही हूँ आपको, आप अपनी बात रखिए ना। हाँ, आप देखिए कि उसको केवल भाजपा के चश्मे से मेरे प्रवक्ता देखकर उसको मनोहर के सपने से या मनोहर के अंदाज से उसको प्रशिक्षित नहीं कर सकते। वो हरियाणा का मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। इससे पहले आप देखिए कि हरियाणा के अंदर 2018 में जो तकनीकी ज्ञान में पॉलिटेक्निक संस्थान थे, जो बीटेक के संस्थान थे प्राइवेट संस्थान में, उनके अंदर जो कमजोर वंचित समाज के बच्चे थे उनको वजीफा मिलता था। 2014 तक हमारी सरकार उनको पैसे देती थी ताकि वो पढ़ लें, उनकी फीस देते थे हम। इन्होंने 2016 से वो बंद कर दी है। वो मनोहर लाल का सपना वहां पर पूरा क्यों नहीं हुआ? आज भी हजारों बच्चों ने उस समय पैसे ना होने की वजह से, सरकार की अनुदान बंद करने की वजह से वो परीक्षा नहीं दे पाए। उनके सपनों को उन्होंने तोड़ा है और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक ध्यान जो है देश के अंदर शिक्षा माफिया पर भी डाले मेरे मित्र। इस प्रकार शिक्षा माफिया ने नीट के एग्जाम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की शिक्षण प्रणाली पर छवि धूमिल किया, क्योंकि दीपिका जी 12 देशों में नीट की परीक्षा होती है। एक आधार हमने मजबूत किया था, लेकिन 2024 के अंदर नीट के एनटीए के चेयरमैन ने जिस प्रकार माफिया शिक्षा को यहां पर शामिल किया, उन्होंने उस समय पूरा देश ने देखा कि हमें देखा कि यहां पर व्यवस्था खराब है, लेकिन क्या हुआ? इस प्रकार से देखा उस चेयरमैन को इन्होंने ठीक है राय सिंह जी, कुल मिलाकर आपने जितनी कमियां गिनाई, ठीक है, आप विपक्ष में आप गिनवाइए, आपका हक है। मुझे बस एक शॉर्ट लाइन में आप कह दीजिएगा, बता दीजिएगा कि जो सुपर 100 के तहत जो बच्चों का चयन हुआ है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? बहुत एक लाइन में आप अपनी बात रखिएगा।
दीपिका जी, मैं उन मेधावी छात्रों को, उनके परिवारों को, उनकी मेहनत को ठीक है, प्रणाम उनको तो करता आप हूं। अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो तो काबिले तारीफ है। मैं योजना की बात कर रही हूँ। लेकिन जिस प्रकार भाजपा के चश्मे से देखे उनकी उनकी मेहनत को ये एक अधिकार समझकर अपनी वाहवाही न लूटे। कमियां कहां पर ठीक है। हैं, कमियां किस प्रकार प्रदेश के अंदर। शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, अरे शिक्षा मंत्री को चलिए यही ठीक नहीं है, मैं पता, लौटूंगी उनका आपके विभाग- पास में। विजेंद्र रेड्डी जी, सवाल मेरा आपसे भी यही रहेगा कि सुपर 100 जो बच्चे निकले हैं वो काबिले तारीफ है, उनकी खुद की मेहनत लगन रही, लेकिन सरकार की तरफ से जो उन्हें मदद दी गई है, क्या वाहवाही के पात्र बनते हैं या आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है, अनियमितताएं हैं, लूपहोल हैं जिनको अभी सुधारा जाना चाहिए? दीपिका जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की राम राम, नमस्ते और जय हिंद। सुपर 100 जो स्कीम है वास्तव में बहुत ही अच्छी स्कीम है और इस स्कीम का विस्तार भी किया जाना चाहिए और इसको कंटिन्यू तो रखे ही रखे, लेकिन सुपर 100 की बजाय इनकी जो संख्या है उसको भी बढ़ा करके और भी जो इनसे आगे वाले स्टूडेंट हैं परसेंटेज के माध्यम से थोड़ा सा डाउन मार करके उनको भी इसमें मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो छात्र निकल करके आए, इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं उन अध्यापकों को बधाई देता हूं जिन्होंने इनको तैयार किया है। ये बच्चे योग्य थे, लेकिन जब तक इनको संवारने वाले अध्यापक नहीं मिलते तो ये शायद इस क्षेत्र में ना जा पाते, चाहे वो आर्थिक कारण भी होता और आगे का मार्गदर्शन भी होता। ये जो स्कीम बनाई सरकार ने वास्तव में सराहनीय स्कीम है और इसका विस्तार करे और उन अध्यापकों को भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेट मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा जिन्होंने मेहनत से इनकी तैयारी करवाने का काम किया, सच्ची ईमानदारी से। क्योंकि आज एक रूटीन बना हुआ है, जो हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनमें से मोस्टली जो है ना, बहुत सारे ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं करते हैं, जिससे जनता को परेशानी भी होती है, समस्याएं भी आती हैं। लेकिन इन अध्यापकों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से किया, जिसका परिणाम यह आज हुआ कि आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चे फैल जाएंगे और आने वाला भविष्य कितना गौरव में हरियाणा के लिए होगा जब ये हरियाणा के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनकर के पूरे देश में कहीं कहीं अपनी सेवाएं देने का काम करेंगे। और जब हमें पता लगेगा कि हरियाणा का एक बच्चा वहां पर जो ना अपनी सेवाएं दे रहा है, तमिलनाडु में दे रहा है, केरला में दे रहा है, तो वास्तव में हमारा सीना भी गर्व से फूलेगा। इसलिए सरकार को इस योजना का विस्तार करना चाहिए, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन दीपिका जी, ये स्कीम अच्छी है, बार बार मेरे मुझसे कितनी बार कहलवा लो, मैं कहूंगा इस बात को, इसका विस्तार भी होना चाहिए, उसको कंटिन्यूएशन भी इसका रखा जाना चाहिए और इसमें संख्या को बढ़ाने का भी काम करना चाहिए। लेकिन दीपिका जी, ये जो हमारे छात्र हैं 100 सुपर जो 100 इन्होंने बनाया, 206 में से 91 का सिलेक्शन हुआ, 91 का, और जैसे अभी राज रमन ने बताया कि भाई जेई मेन में 263 में से 235 का सिलेक्शन हुआ। वास्तव में सराहनीय परिणाम है, इसमें कोई संशय नहीं है। और यदि इस स्कीम का आगे और विस्तार किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर आज प्रदेश में गरीब बच्चों को लूटने का काम कर रहे हैं, जो झूठे झांसे देते हैं, नौकरी की गारंटी देते हैं, इस तरह के झूठे वायदे कर करके मोटी मोटी फीस लेकर के गरीब लोगों को वहां पर लूटने का काम करते हैं। और बहुत से परिवार, जैसे नीट की परीक्षा कैंसिल हुई, कितने सारे युवाओं ने आत्महत्या करने की और वो मजबूर हुए क्योंकि इतने खर्च उठा चुके थे, वो आगे वहन नहीं कर सकते थे, इसलिए तंग आकर के आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने सुसाइड भी करना पड़ा। तो सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारी अन्य एजुकेशन सिस्टम है उसको भी संवारना चाहिए, क्योंकि केवल सिर्फ ये 100 सुपर 100 से काम चलने वाला नहीं है। बाकी जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे विद्यार्थी है, स्कूली सिस्टम है, कॉलेज का सिस्टम है, हमारे अन्य जो सिस्टम है, चाहे पॉलिटेक्निक का, ITI के, सारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए जो ना शिक्षा अति महत्वपूर्ण फैक्टर है। जहाँ ह्यूमन वेल्थ अच्छा होगा और ह्यूमन वेल्थ ही राष्ट्र का वेल्थ बनता है और उसका कोई मुकाबला भी नहीं होता। और ह्यूमन वेल्थ तैयार करने के लिए हमें अच्छे शिक्षण संस्थान देने होंगे, अच्छे अध्यापक देने होंगे, हर क्षेत्र में
इन हमारी सरकार को अच्छे कार्य करने चाहिए और कम से कम HPSC के जो हमारे चेयरमैन आलोक वर्मा है, राजरमन से मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये रिजल्ट आप उनको दिखाइए। पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा के बच्चे किस प्रकार से UPSC में, JEE मेंस में IITN बनते हैं, और फिर यदि कोई बाहर का व्यक्ति आकर के हमारे विद्यार्थियों को ये कहे कि आप योग्य नहीं है, वो तो वास्तव में उस व्यक्ति के लिए शर्मनाक बात है जो ऐसे होनहार विद्यार्थियों को। आपने बहुत अच्छी बात कही है और ये बिल्कुल सही बात है कि जो योजना है वो बहुत अच्छी है, लेकिन इस बात को अगर इससे HPSC के मुद्दे से कनेक्ट किया जाए तो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि एक तरफ तो परचम लहरा रहे हैं प्रदेश के यही छात्र हैं जो आने वाले कल में जाके HPSC के लिए आवेदन करेंगे या जो अभी छात्र कर रहे हैं और उनका चयन नहीं हो पाता। एक बड़ा विषय, खैर आज चर्चा का विषय नहीं है इसलिए मैं इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं जाऊंगी। मैं लौटूंगी आपके पास में। केसी मलकानिया जी, अब आप इसका विस्तार से जरा विश्लेषण करिएगा। सुपर 100 जैसी जो स्कीम है, इस तरह की स्कीम को प्रदेश को कितनी जरूरत है और क्या आप मानते हैं कि प्रदेश में और इस तरह की योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि इसका जो हक है वो सिर्फ 100 बच्चों तक सीमित ना रहे और भी ज्यादा बच्चे इसके ज्यादा से ज्यादा हकदार बने? दीपिका जी, आपको और सभी प्रवक्ताओं को और हरियाणा की जनता को मेरी ओर से नमस्कार। जो ये सुपर 100 की बात हुई है, जो उन्होंने परचम लहराया है, उसके लिए उनको मुबारकबाद, और इसके लिए सरकार भी इसकी भागीदार है जो उन्होंने अच्छा काम किया। और मैं चाहता हूं कि इस तरह का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि अब हरियाणा के युवाओं ने ये साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। ग्रामीण अंचल के या सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अगर मार्गदर्शन मिलता है, सही कोचिंग मिलती है, तो कोई भी ये बात नहीं कह सकता कि हरियाणा के जो छात्र हैं वो कमजोर है। जिस तरह पीछे लेक्चररों की नियुक्ति हुई थी और बाहर से बहुत सारे लेक्चरर नियुक्त किए गए थे और ये बात कही गई थी कि कंपटीशन के तौर पर ये नियुक्ति की गई है। और जैसे HPSC के चेयरमैन ने कहा था कि हमारे जो छात्र हैं वो कंपटीशन में इतने अच्छे नहीं निकलते, उनको अभी और ध्यान देने की जरूरत है। तो अब ये उन्होंने छात्रों ने साबित कर दिया कि अगर सही मार्गदर्शन मिलता है, सही कोचिंग मिलती है, तो हम किसी से कम नहीं है। और जिस प्रकार सरकार उन्हें कोचिंग दे रही है, रहने की सुविधा दे रही है और खर्चा दे रही है, तो उनको बैठने के अब दूसरे स्तर पर उनकी मेरिट के हिसाब से चयन करती है और उनको आगे ले जाती, तो बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर से इसका और विस्तार होना चाहिए। सुपर 100 से सुपर 500,000 तक ले जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको और बढ़ाना चाहिए और निचले स्तर पर भी, स्कूल और कॉलेज स्तर पर भी इसका विस्तार होना चाहिए। वहां भी जो हमारी शिक्षा नीति है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अध्यापक जब सरकारी स्कूल में लग जाते हैं, सरकारी टीचर लग जाते हैं, तो इसको समझते हैं कि वो हमारी पेंशन है। और बहुत सारे टीचरों को देख लें, उनके अपने बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड भी इतना ऊंचा होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी वहां जाकर दाखिल लें, वहां अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति करें और अध्यापकों के कार्य प्रणाली पर नजर रखें कि वो क्या काम करते हैं। जो अच्छे रिजल्ट देते हैं अध्यापक, उनको प्रोत्साहित किया जाए, और जो अच्छे रिजल्ट नहीं देखते, निकम्मे हैं, तो उनको पनिश किया जा सकता है, दूर दराज के इलाकों में लगाया जा सकता है। कहीं जहां अच्छी जगह है वहां पर योग्य अध्यापकों की नियुक्ति की जाए और जो अच्छे परिणाम देते हैं उनको सम्मानित किया जाए। मैं चाहता हूं कि प्राइमरी स्तर से लेकर हाई स्कूल और कॉलेज स्तर तक जो है शिक्षा में सुधार होना चाहिए। और जिस प्रकार के परिणाम हरियाणा के छात्रों ने दिए, तो हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा के छात्र जो है प्रतिभाशाली है, योग्य है, परंतु उसको मार्गदर्शन चाहिए, उसको कोचिंग चाहिए, उसे आर्थिक सहायता चाहिए, तो वो देश में किसी से भी आगे बढ़ सकता है और कोई भी अच्छे परिणाम दे सकता है। बिल्कुल ठीक है राजरमन जी, सफलता तो है और देखिए अप्रिशिएबल भी है, लेकिन बात जब आ जाती है शिक्षा की तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अनियमितताएं, लूप होल्स हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। 100 बच्चों का चयन होना और उसके बाद फिर सुपर 100 के जरिए उन्हें तैयार करना और उसके बाद रिजल्ट लाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकारी स्तर पर अगर हम देखें तो स्कूलों का जो बुनियादी ढांचा है, आप क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? उनमें भी सुधार
करने की जरूरत है, और क्या इसी तरह का एक मॉडल स्कूलों में लागू करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लागू करने के लिए भी जरूरत है हरियाणा प्रदेश में, ताकि जो सरकार है एचपीएससी जैसे के जो मुद्दे हैं उनके घेरे में ना आए। एचपीएससी को लेकर लगातार सवाल उठते हैं, चयन प्रक्रिया को लेकर। ये वही प्रदेश है जहां से बच्चे आईआईटी के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन यही बच्चे एचपीएससी में नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं। देखिए दीपिका जी, हरियाणा सरकार ने 250 से ज्यादा मॉडर्न संस्कृति स्कूल इसी की तर्ज पे बना रहे हैं और लागू किए हैं और बन भी रहे हैं। इसी उसमें कंपटीशन एग्जाम को देखते हुए जो गरीब घरों के बच्चे हैं उनको देखते हुए सरकार ने प्रत्येक गांव में ई लाइब्रेरी की व्यवस्था कर रखी है। और ई लाइब्रेरी के लिए कोई भी पंचायत सिर्फ उसको एक स्थान उपलब्ध करवाना है। कोई भी वो सचिवालय हो सकता है, ग्राम सचिवालय हो सकता है, या कोई चौपाल हो सकती है, उसके साथ जो सरकार है, सरकार वहां ई लाइब्रेरी के लिए सारी सुविधाएं देती है, एसी देती है, इन्वर्टर देती है, हर तरह से प्रत्येक। और ये मेरे ख्याल में 70-80% जो गांव है और शहर के जो इलाके हैं उनमें ये हो चुका है। तो इस तरह से सरकार प्रत्येक जो भी अच्छे कदम उठा सकती है, जो बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे कदम और दिशा में कदम बढ़ाना चाहती है, वो बढ़ा रही है। जो सुधार की गुंजाइश है उनमें सुधार कर रही है। रही बात एचपीएससी की, अगर एचपीएससी का रिपोर्ट उठा के देख जाए तो तकरीबन 3200 से ज्यादा एचपीएससी में नौकरियां लगी है, जिसमें से मात्र 9.8 ऐसे बच्चे हैं जो बाहर से लगे हैं। क्योंकि बाहर से आप जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम होता है, उस एग्जाम के अंदर आप संविधान के अनुसार आप किसी को एग्जाम देने से या नौकरी करने से नहीं रोक सकते, जिसका कोटा लगभग 15% है। फिर भी हरियाणा के अंदर जो बाहरी जो वो लगे हैं उम्मीदवार, वो मात्र 9.8 के करीब है। तो इस प्रकार से जो सरकार है वो लगातार ठोस कदम उठा रही है, प्रभावी कदम उठा रही है, और जहां संशोधन की या उसकी सुधार की गुंजाइश है, सरकार उसमें गुंजाइश को दूर करेगी, सुधार करेगी। जी आपके मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं। अभी जब उन्होंने अपनी बात रखी, उम्मीद करती हूँ कि आपने सुनी होगी उनकी बातों को। आपके जो पॉइंट्स थे वो अपने मुद्दे बता रहे हैं कि किन किन मोर्चों पर कमियां रही हैं, सरकार किन किन मोर्चों पर कमजोर रही है। शिक्षा मॉडल की आप बात कर रहे हैं। देखिए दीपिका जी, उन्होंने एक मेन बात उन्होंने एक मेन बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 958 स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। ये बात सरासर गलत है, बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि सरकार ने कोई भी स्कूल बंद नहीं किया है। कुछ स्कूलों को मर्ज किया था, उन स्कूलों को मर्ज किया था जहां पर विद्यार्थी कम थे या कहीं जो 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर आ रहे थे, उन को बच्चों की सुविधाओं को देखते हुए वो जो स्कूल थे वो मर्ज किए गए थे और उनकी अपग्रेडेशन की गई थी। मान लो कोई स्कूल 10वीं तक का है तो उसको 12वीं तक का कर दिया गया था, कोई 8वीं तक का है तो उसको 10वीं तक का कर दिया था। तो राय सिंह जी की जो बात है, राय सिंह जी को एक बार मंथन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बात जो है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई स्कूल बंद नहीं किया। मैं आपके टीवी के माध्यम, चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि कोई स्कूल हमने बंद नहीं किया, सिर्फ वो मर्ज किए थे और मर्ज कर उनका बेहतरीकरण किया गया है कि जो छात्र जहां कम थे या जहां दूरी अधिक थी, उन स्कूलों को मर्ज किया गया ताकि विद्यार्थी जो है वो आसानी से आ जाए, टीचर जो है वो उपलब्ध हो जाए और अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दी जाए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो छात्राओं को साइकिल तक बांटी है और स्कूटी की योजनाएं चली हुई है। टैब जो थे वो कोरोना काल में दिए गए थे ताकि विद्यार्थियों की जो शिक्षा है वो किसी भी तरीके से बाधित ना हो। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो अपने मूलभूत सुधार कर रही है और विद्यार्थियों को, मेधावी छात्रों को आगे बढ़ने के लिए, जो कमजोर छात्र हैं उनको अग्रिम पंक्ति में लेकर आने के लिए अनेक जो है वो कार्य कर रही है। ठीक है, मैं लौटती हूँ। देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों को बड़ी जानकारी दे देते हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी है चंडीगढ़ में। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में मंथन किया जा रहा है। विधायक दल की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल को श्रद्धांजलि दी गई है। और इसी के साथ साथ अब आपको ये भी बता देते हैं, देखिए जो कांग्रेस है, आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। विधायक दल की बैठक फिलहाल जारी है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तमाम जो ऐसे अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि
पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बजरंग लाल को श्रद्धांजलि भी इस बैठक में दी गई है। और चलिए अब एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। राय सिंह जी, जो सवाल आपने उठाया था, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके साथ साथ आप एक और ऐड ऑन कीजिएगा। अभी विपक्ष में तो देखिए हम देख रहे हैं इनेलो से हमारे साथ रेड्डू जी भी जुड़े हुए हैं। वो तो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अगर 100 बच्चों को भी अगर मौका दिया जा रहा है और उनका चयन हो रहा है तो वो प्रदेश के ही बच्चे हैं, तो काबिल तारीफ है। ये जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो बुराई है उसे नकारना चाहिए। तो क्या अब उनको सुनने के बाद आपका कुछ व्यू पॉइंट चेंज होगा और कुछ इस योजना के स्पेसिफिक आप कुछ बोलेंगे? और जो जवाब आपको मिला है राज रमन जी से, उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं आप? देखिए दीपिका जी, राम रतन जी मेरे एक अच्छे मजबूत साथी प्रवक्ता हैं जो अपनी बात को बड़ा महत्वपूर्ण चीज रखते हैं। लेकिन जहां तक आंकड़ा स्कूलों के बंद होने का है, उनके पास भी है, मेरे पास भी है, और विधानसभा में भी बात उठी थी, उस पर भी गोलमोल जवाब दिया गया था। देखिए भाजपा की नीति क्या है कि विकास जो है वो सड़क के नाम बदलने से है, संस्थान का नाम बदलने से है, नीति आयोग का योजना आयोग के बदलने से है। इस प्रकार कई प्रकार के, इनका एक नया नाम है मर्ज करना। कि मर्ज करना एक ऐसा शब्द दे दिया कि ना वो स्कूल बंद है, ना वो स्कूलों की संख्या बता रहे हैं। मर्ज करने की परिभाषा में इन्होंने अपनी बात को, अपनी कमी को छिपा लिया है। ये इनका अधिकार है, लेकिन जनता जानती है, समझती है। हमारा सवाल जो का तुम है। दूसरी बात, ये कह रहे थे लड़कियों को हम स्कूटी देंगे, साइकिल देंगे। अच्छी बात है, साइकिल दो, बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। लेकिन मुझे शर्म तब आती है दीपिका जी, जब हरियाणा के स्कूलों में गांव के शौचालय ना होने की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी इसी शिक्षा मॉडल पर। उसका जवाब कौन देगा? अरे आप बात करें स्कूटी की, साइकिल की, जो आधारभूत संरचना में मूलभूत सुविधा है, उसका अधिकार आप उसको नहीं दे रहे हो और बात कर रहे हो बड़ी बड़ी। इस प्रश्न जो के तो हैं। और कोई भी मेरा मित्र, देखिए इन्होंने प्राइवेट शिक्षा संस्थानों की बात नहीं करी। हरियाणा के अंदर जितने भी बड़े बड़े जिले हैं, बड़े बड़े शहर हैं, उनमें माफिया शिक्षा का स्तर बहुत व्यापक हो चुका। दीपिका जी, मुझे नहीं पता, मेरे मित्र इनेलो के प्रवक्ता या मेरे बहुत ही सम्मानित मिल्कानी साहब उस बात को समझते हैं, ये नहीं कहना चाहते। आज प्राइवेट संस्थानों में इस प्रकार माफिया मिलकर स्कूलों की बात करते हैं। प्राइवेट फीस, स्कूलों की वर्दी, ड्रेस के साथ साथ किताबें और तमाम जो भी आधारभूत शिक्षा के साथ जुड़ी है, उन सब का माफियाकरण हो चुका है। गरीब बच्चों को उन संस्थानों में जो अधिकार 134 का था, उसके बाद नए आर्टिकल बनाए गए, मौलिक अधिकार का नया तरीका बनाएगा, किसी भी अधिकार को उन स्कूलों ने नहीं माना। बार बार हरियाणा के शिक्षा मंत्री घोषणा करते रहे, कहते रहे कि मेरे पास कमी लेकर आओ, कमी लेकर आए। फोन किया, बात नहीं सुनी। अरे छोड़ो भाई, ये तो चलता रहता, देखेंगे। ये सब बातें हमने सुनी है, समझी है, हम फिर भी कह रहे हैं। और आपने कहा कि उन 100 मेधावी छात्रों को, अरे मैंने पहले कहा है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, प्रदेश की जनता की तरफ से मैं उनके परिवारों को, उन बच्चों को, उनके परिवारों को, अध्यापकों को, उन सबको मुबारकबाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि वो पहले से मेहनती हैं। वो पहले से उस प्रक्रिया से, उन शिक्षण संस्थानों से, ग्रामीण आचरण से पढ़कर आगे बढ़े हैं। उसको अगर सरकार ने सहायता दी है, सरकार का काम है, हम उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। लेकिन उसको आप भाजपा के चश्मे से मनोहर के सुनहरी कल्पनाओं को और नायब के नायब तरीके से जोड़ोगे, वो हमें स्वीकार नहीं है। वो सरकार में शिक्षा का अधिकार है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुपर 100 में कोई भी कंट्रीब्यूशन सरकार का नहीं है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि जो है बड़ा सीमित है। हरियाणा बड़ा, हरियाणा शिक्षा क्षेत्र में एक बढ़ता प्रदेश है, जिसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से भी, इनकी योजना से पहले भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे तकनीकी ज्ञान रखने वाले छात्रों ने, IITR ने और बड़े बड़े विशेषज्ञों ने नाम ऊंचा किया है। अगर उसी परिभाषा को, उसी बात को आप यहाँ पर जोड़कर देखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चे बढ़े, लेकिन उस बात को आप सीमित न रखें, व्यापक दो और केवल उसको कल्पनाओं में नहीं, सपनों में नहीं, उसको योजना को मजबूती दो। ठीक है रेटू जी, क्योंकि आप खुद शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और बतौर एक प्रवक्ता
और बतौर एक शिक्षक होने के नाते मैं आपसे इस दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगी कि आपने पहले भी जिक्र किया कि ये 100 बच्चों तक सीमित नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए पूरे राज्य में जिन भी ऐसे बच्चों को जरूरत है उन्हें मदद मिलनी चाहिए। आपके हिसाब से सुझाव क्या होंगे, क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट पर अगर हम बात करें तो कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर भी बात कर लेनी चाहिए कि इस तरह की जो योजनाएं हैं इन पर किस तरह का विस्तार होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से बदलाव होना चाहिए। सरकारी स्कूलों का आपने जिक्र किया, उस पर भी अभी जो राज रमन जी हैं उनका कहना है कि सरकार इस पर भी काम कर रही है, लेकिन फिर भी अनियमितताएं तो हमें देखने को मिल ही रही हैं। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर अगर हम नजर डालें तो वो क्या महत्वपूर्ण हो जाता है? दीपिका जी, पहले मैं पॉजिटिव बात ही कर लेता हूँ, बाद में नेगेटिव का मुझे मौका जरूर देना। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बात रखिए। सुपर 100 वाली योजना है, इसका निश्चित तौर पर विस्तार होना चाहिए और मैं तो ये चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सुपर 100 की स्कीम सरकार को लागू करनी चाहिए। यदि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में सुपर 100 लेकर के वहां प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का कोई संस्थान सरकार बनाती है तो उससे हरियाणा प्रदेश को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और हरियाणा का युवा जब वो आगे जाएगा और बड़ा होगा, अपनी जॉब करेगा या सरकार को सेवा देने का काम करेगा तो देखना हरियाणा अपने आप में चमक जाएगा। ये एक योजना होगी, यदि यही योजना अच्छे तरीके से, बस कंडीशन ये है दीपिका जी, जिस प्रकार से इन बच्चों को तैयार किया गया है, इनको हर सुविधा दी गई है, इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक योजना इस तरह एक मतलब इंस्टीट्यूट इस तरह का बनाया जाना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट के सुपर 100 को लेकर के उनको तैयार करने का काम करें और उनको इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होने का मौका दे। भले ही आप सरकारी स्कूलों से ले, अच्छी बात है क्योंकि वहां गरीब तबका ज्यादा जाता है, उनको ये अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा दी जानी चाहिए। मैं आज आपके चैनल पर कहता हूं कि हमारी भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की इस तरह की स्कीम है और इसको विचार में लाया जाता है, कई बार हम डिस्कस करते हैं कि इस तरह की स्कीम होनी चाहिए। लेकिन दीपिका जी, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ क्यों ना हम एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करें, क्यों नहीं हम हरियाणा प्रदेश में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम करें, लागू करने का काम करें, जिस प्रकार से सुपर 100 में 44% का रिजल्ट रहा, जो कि IIT में चले गए या JEE मेंस को क्वालिफाई करने का काम किया। हमारे हरियाणा के सारे ही बच्चे में से कम 40-45% इस तरह के कंपटीशन में आ गया है। में ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए सबसे जरूरी है कि जो हमारी मूल एजुकेशन है, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, जो हमारी मिडिल एजुकेशन है, जो हाई एजुकेशन है, वहां की व्यवस्था भी हमें दुरुस्त करनी चाहिए। अब राज रमन जी को बुरा लगेगा, ये कह रहे कि हमने 250 PM श्री संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने का काम किया। मेरे भाई मुझे ये बताइए, पिछले सेशन की मैं बात करता हूँ, सेशन के अंत तक भी वहां जो कि आप सुपर स्कूल बनाए हैं हरियाणा प्रदेश में, PM के साथ जोड़ने का काम किया है, सांस्कृतिक मॉडल स्कूल बनाने का काम किया है, न तो समय पर वहां अध्यापक दिए आप लोगों ने, नया वहां पर आपने किताबें उपलब्ध करवाने का काम किया गया था। वहां पर जुलाई तक वहां पर एडमिशन चलते हैं, अध्यापकों की कमी रहती है। PM श्री स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि क्या वहां पर स्टाफ कंप्लीट था और सरकार ने घोषणा की है कि इस बार हम PM श्री स्कूलों में अध्यापकों की कमी नहीं रहने देंगे, समय पर किताबें उपलब्ध। हालात ये है दीपिका जी कि हरियाणा प्रदेश के जो स्कूल है, ये कह रहे कि 900 स्कूलों को बंद किया हमारे कांग्रेस वाले भाई कह रहे, 5000 स्कूलों को मर्ज करने का काम किया था इस सरकार ने और उस टाइम वायदा किया था कि जो बच्चे 3 किलोमीटर का दायरा बनाया था इन्होंने कि 3 किलोमीटर के अंदर जो स्कूल होगा उनको मर्ज करेंगे और मर्ज करके उन जो दूसरे बच्चे होंगे 3 किलोमीटर तक जिनको जाना पड़ेगा, उन हर विद्यार्थी के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन का प्रबंध करने का काम करेंगे। क्या कहीं कोई सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन का प्रबंध किया? आपने मर्ज तो कर दिया लेकिन व्यवस्था नहीं बनाई, यातायात की व्यवस्था नहीं बनाई। और सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे हमारे कांग्रेस वाले साथी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, यूरिनल नहीं है, शौचालय नहीं है,
और इसके साथ साथ न केवल राजरमन भाई फटकार लगाई थी, बल्कि डायरेक्टर को पूरी फाइन भी लगाने का काम किया था। शायद जहां तक मुझे याद है 5 लाख रुपए का फाइन लगाया था कि ये सुविधा आप क्यों नहीं पूरी कर रहे हो। और इसके अलावा इंटरनेट की सुविधा नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश के 800 से 900 स्कूल दीपिका जी ऐसे हैं जहां सिंगल एक भी टीचर नहीं है, और 1400-1500 स्कूल ऐसे हैं जहां पहली से लेकर के 5वीं तक की कक्षाओं के बच्चों को केवल मात्र एक अध्यापक उनको टीच कर रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल राजरमन? 5 क्लासों को एक ही टीचर टीच करेगा? इट इज नॉट पॉसिबल, इज क्वाइट इम्पॉसिबल। हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं जानता हूं नहीं पढ़ा सकता एक टीचर। हाँ, उनको बिठा करके रोक कर सकता है। इस तरह से यदि आप इन विद्यार्थियों को बाड़ों में रोकोगे भेड़ बकरियों की तरह से, उनको उचित व्यवस्था नहीं मिलेगी तो कैसे काम करोगे? आपने जिक्र किया कि आप ई लाइब्रेरी बना रहे हैं लगभग हर गांव में। चलो आपने 50% गाँव की मैं मान लेता हूँ बना दी, ऑपरेशनल कितनी है मेरे भाई? सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी हैं, ना वहां पर कंप्यूटर है, ना वहां पर असिस्टेंट है, ना कोई ऑपरेटर है, कुछ नहीं है। मुश्किल से 5-7% भी लाइब्रेरी आपकी काम नहीं कर रही। आप धरातल पर जाकर के इसका रिकॉर्ड चेक करवाने का काम करें। आपके पास सरकार है, तंत्र है आपके पास, आप धरातल पर जाकर के ईमानदारी से पता करवाइए कि कितनी आपकी ई लाइब्रेरी फंक्शनल है। 5 से 7% भी ई लाइब्रेरी फंक्शनल नहीं है। मेरा गाँव पड़ता है, मेरा जो पुराना गाँव है जहां से आकर के हम शहर में रहने लगे थे 40 साल पहले, बहुत वाला गांव है, दाल वाला गांव है, कंडेला गांव है, खोखरी है, कहीं कोई लाइब्रेरी आपकी फंक्शनल नहीं है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली तौर पर कह रहा हूं, क्योंकि मैं गांव में जाता हूं। मैं पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ, राजरमन जींद का प्रवक्ता के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। मैं हर हल्के में जाकर के पता करता हूँ इस बात का। कोई लाइब्रेरी आपकी फंक्शनल नहीं है। स्कूलों में अध्यापक नहीं है। कॉलेजों में देख लीजिए, कितने कॉलेज के प्रिंसिपल आज तक आपने अपॉइंट नहीं कर रखे, स्कूलों के प्रिंसिपल आपने नहीं लगा रखे हैं। कॉलेज में हमारा कितना स्टाफ, 40-45% हमारे प्रोफेसर साहिबान नहीं है। दूसरी बात सबसे बड़ी दीपिका जी, हमारे हरियाणा की एजुकेशन में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक की इस सरकार ने शुरू करने का काम किया। हालांकि वो शुरू तो कांग्रेस में हुआ था, जो गेस्ट फैकल्टी लगाने का काम किया गया था, गेस्ट अध्यापक, अतिथि अध्यापक। व्हाट यू मीन बाय गेस्ट टीचर? और वही प्रथा इन्होंने कौशल रोजगार निगम में लेकर के चले गए। अरे भाई, जो अध्यापक या जो प्रोफेसर एक अपनी गवर्नमेंट सैलरी के ऊपर काम कर रहा है, उसके कंपैरिजन में आप 15,000 20,000 का टीचर खड़ा करोगे तो क्या वो ईमानदारी से काम करेगा क्या? और करेगा तो कब तक वो अपना शोषण करवाता रहेगा? वो क्यों आप ये कौशल रोजगार निगम, गेस्ट फैकल्टी, इस तरह की क्या पॉलिसी है? आज यूनिवर्सिटियों में ये हाल है कि वहां पर वीसी, कई यूनिवर्सिटियों में वीसी नहीं है, कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है, लेक्चरर नहीं है, अध्यापक नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं, हजारों स्कूल जहाँ एक भी अध्यापक नहीं है। और राजरमन, आप ईमानदारी से बताइए हमें, हम आपको जगा रहे हैं, क्रिटिसिज्म तो हम कर ही रहे हैं, आपको जगा भी रहे हैं। क्या इस सेशन 26-27 की स्कूलों में गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाली पुस्तकें पहुंच चुकी हैं? मार्केट में भी नहीं मिल रही हैं। जो आप प्रिंट करवाते हो, बुक्स एनसीईआरटी से प्रिंट करवाते हो, जहां से भी प्रिंट करवाते हो, मार्केट में किताबें नहीं मिल रही हैं। स्कूल मजबूर है प्राइवेट पब्लिशर की किताबें खरीदनी पड़ रही है। यदि उनसे बोले कि एनसीईआरटी की किताब दे दो, वो किताब नहीं है। और सरकार ने माना है इस बात को कि जितनी डिमांड थी उसके मुकाबले नहीं हो पाई है किताबें। आपको पता है 1 अप्रैल से सेशन शुरू होना है और 1 अप्रैल से सभी विद्यार्थियों को किताबों की, पुस्तकों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या सरकार इतनी जागरूक नहीं है कि वो 1 अप्रैल से पहले हर शहर में उन किताबों की सप्लाई सुनिश्चित कर दे, हर स्कूल में किताबों को सप्लाई सुनिश्चित करने का? कमियां आपने गिनवाई, आपके जवाब मैं भी लेती हूँ राजरमन जी से, लेकिन इससे पहले एक कमेंट केसी मलकानिया जी, एक तरफ उपलब्धियां होती हैं तो दूसरी तरफ खामियां होती हैं, और जरूरी होता है कि इस चीजों को बैलेंस किया जाए। क्या आपको लगता है कि प्रदेश में अभी वो बैलेंस नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है? ऑडियो ऑन म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
जो भी सरकार आती है वो कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाए, ज्यादा सा काम किया जाए, परंतु शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे क्षेत्र हैं इनमें जितना भी काम किया जाए कम है, जितनी भी सुविधाएं दी जाए कम है। क्योंकि हमने देखा है कि प्राइवेट स्कूलों में जो लोग हैं, छात्र हैं, इसलिए जाते हैं, चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी है वो भी चाहता है कि मेरा जो बेटा है वो सरकारी स्कूल में ना पढ़कर प्राइवेट स्कूल में पढ़े। प्राइवेट स्कूलों में किताबें भी वो स्कूल की तरफ से लगाते हैं, वो प्रोफेसर बता देते हैं फलानी दुकान से किताबें खरीदी है, वहां से वर्दी खरीदनी है, हजारों रुपए उनकी फीस होती है, फिर भी लोगों को मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है। अगर सरकारी स्कूलों में अच्छे अध्यापक रखे जाएं और जो पोस्टें खाली है उन्हें भरा जाए। अगर तुम सभी स्कूलों में सारी पोस्टें भर दोगे तो बेरोजगारी खत्म होगी, सरकार का नाम होगा, उसके साथ साथ स्कूल जो वो अच्छे रिजल्ट देंगे। और स्कूलों में समय किताबें उपलब्ध कराना भी सरकार की जिम्मेवारी है। जो सरकार सुविधाएं स्कूलों को देना चाहती है वो देनी चाहिए, समय पर मिलनी चाहिए। कि सेशन निकलने के बाद अगर आप किताबें दे रहे हैं, वर्दियां दे रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। तो ऐसा सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि सरकारी स्कूलों को जो है प्राइवेट स्कूलों के बच्चे सरकारी स्कूलों में आकर पढ़े, वहां कोई स्कूल में उचित लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, लेबोरेटरी की व्यवस्था हो, कंप्यूटर की व्यवस्था हो, इंटरनेट की व्यवस्था हो, सारी सुविधाएं हो। और छात्र जो हमारा छात्र पढ़ाई में कहीं भी कमजोर नहीं है, परंतु उसके कोचिंग की जरूरत है, उसे अच्छी गाइडेंस की जरूरत है। अगर अच्छे अध्यापक होंगे तो वो स्कूल भी अच्छे परिणाम देंगे और जो प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोगों का रुझान है वो कम होगा और लोगों की जो आर्थिक अवस्था है उसमें भी सुधार होगा जब सरकारी स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ेंगे और अच्छे परिणाम आएंगे। और मैं समझता हूँ प्राइमरी से लेकर हाई और कॉलेज स्तर तक जो भी पोस्ट है खाली है उन्हें समय पर भरा जाए और अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए और जो भी सुविधाएं स्कूलों में चाहिए वो उपलब्ध कराई जाए, चाहे लेबोरेटरी की हो, चाहे लाइब्रेरी को हो, चाहे कंप्यूटर की हो, चाहे इंटरनेट की हो। अगर सब सुविधाएं मिलेंगी तो सरकारी स्कूल भी कंपटीशन में आएंगे और उन्हें इनिशिएटिव मिलेगा तो वो काम करेंगे। जी राजरमन जी, अगर सफलता है तो उसके पीछे पीछे कमियां भी हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। रिजल्ट्स को अगर आप दिखा रहे हैं तो उसके साथ साथ जरूरी है कि उन कमियों पर भी ध्यान दिया जाए जिनका जिक्र मलकानिया जी कर रहे हैं, जिनका जिक्र राय सिंह जी कर रहे हैं और रिडू जी कर रहे हैं। देखिए दीपिका जी, क्या है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सरकार कभी भी अपने दायित्व से पीछे नहीं हटी है और हमने कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा है। हम अब भी कह रहे हैं कि जो सुविधाओं की कमी है या जो सुधार सरकार कर सकती है वो सुधार सरकार कर रही है, धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी कर रही है। जैसे हमने स्मार्ट क्लासेस पहली बार जो हरियाणा के अंदर दिए थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए, कंप्यूटर लैब्स जो थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी, इन्वर्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए, वाईफाई कनेक्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए, ई लाइब्रेरीज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। आप ये सब कुछ दे देंगे जब टीचर्स ही बच्चों के लिए नहीं रहेंगे तो क्या फिर बच्चा करे? देखिए, पूर्व की सरकारों से हमारी सरकार ने करीब 1.5 लाख ज्यादा नौकरियां दी है। कांग्रेस सरकार ने तो मात्र 60,000 नौकरियां दी थी, हमारी सरकार ने तकरीबन 2 लाख के करीब नौकरियां हरियाणा को दी है। लेकिन आप नौकरियां, स्थायी जो नौकरियां हैं वो एक दिन में पूरे हरियाणा में नहीं दे सकते, उसकी कुछ कंडीशंस है, उसके कुछ आंकड़े हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स है, आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी और तीसरा ये टेन्योर है। अभी फरवरी की एक रिपोर्ट थी जब ये बताया गया था उस रिपोर्ट में कि एक शिक्षक जिसके पास सिर्फ एक कक्षा का यानी एक क्लास का बर्डन नहीं है बल्कि कई क्लास का एक शिक्षक पर बर्डन है। आप मुझे गिनवा रहे हैं कि आपने स्मार्ट बोर्ड लगवा दिया, आपने, अच्छी बात है, आप लाइब्रेरी बनवाइए, सुख सुविधा दीजिए, लेकिन जब टीचर ही बच्चों के लिए नहीं रहेगा तो स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लास क्या मायने रहेंगे उसके? देखिए दीपिका जी, वैसे सुचारू रूप से टीचर है, जितना सुचारू रूप से स्कूल चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लो कहीं ना कहीं कोई अनियमितता है वो सरकार के ध्यान में है, जहां टीचरों की कमी है वहां टीचर पूरे किए जाएंगे, जो आगे सुधारीकरण किया जा सकता है वो सुधारीकरण कर रहे हैं। सरकार कभी भी
इस तरह की सरकार नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी से भागे। सरकार अपनी जिम्मेदारियों पे अड़िग है और उन जिम्मेदारियों को पूरी तत्परता से, पूरी आत्मीयता के साथ निभा रही है और भविष्य में भी निभाती रहेगी। जब भी कोई स्कीम लागू होती है वो स्कीम फाइनल नहीं होती, जहां भी उस स्कीम के अंदर जितनी भी सुधारीकरण की गुंजाइश होती है या जो आगे जैसे जैसे समय बीतता है उस योजना के अंदर कई उसके अंदर समझोगे आप सुधार की गुंजाइश रहती है वो करते हैं। तो हमारी सरकार भी जहां ये गुंजाइश है सुधारों को लागू करेगी, उनको दूर करेगी, कमियों को दूर करेगी। ठीक है।